चैप्टर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो व्हाट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है? तो इसको चलिए हम स्टार्ट करते हैं समझना। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये एक ऐसी प्रोसेस है जो कि किसी भी द प्रोसेस दैट अलाउज ऑर्गेनिज्म to respond to stimuli and adapt to their environment is known as control and coordination। एक ऐसी प्रोसेस जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अलाउ करती है कि वो किसी भी कंडीशन में रिस्पॉन्ड कर सके और कोई भी एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर सके, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। किस चीज में हेल्प करती है? रिस्पॉन्स में, रिस्पॉन्ड में एंड किसी भी स्टिमुलाई पे क्या कर सके? रिस्पॉन्ड कर सके और किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन को एडॉप्ट कर सके। ओके, तो कौन हेल्प करता है? तो ये कौन सी प्रोसेस है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल जो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, द यूज हुआ है, दैट इज कंट्रोल। सो व्हाट इज कंट्रोल? एक ऐसी एबिलिटी, इसमें हम लोग एबल हो जाते हैं, एक एबिलिटी होती है जो कि जिसमें कि हमें ये पता होता है कि कब हमें किसी भी वर्क को स्टार्ट करना है, कब उसे स्टॉप करना है एंड कब उसे स्लो डाउन करना है। एक ऐसी प्रोसेस, देखिए कंट्रोल के थ्रू हम किसी भी वर्क को स्टार्ट करते हैं, स्टॉप करते हैं, एज वेल एज स्लो कर देते हैं, ठीक है। और वही अगर हम बात करें व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? सो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? ताकि जो भी पूरे ऑर्गेनिज्म का सिस्टम है उसको वो क्या कर सके, एक साथ वर्क कर सके और उसपे रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सके, किसी भी कंडीशन में रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सके, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का मीनिंग आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे कि ह्यूमन में नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। तो इन दोनों प्रोसेस के लिए ह्यूमन में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन system. Okay, control and coordination allows organism to adapt to their environment by responding to the internal and external stimuli. Without this process, organism would not be able to respond to their environment. देखिए, control and coordination एक ऐसी प्रोसेस है जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अलाउ करती है कि वो क्या कर सके, एबिलिटी हो उसके पास किसी भी वर्क को स्टार्ट, स्टॉप और स्लो करने के लिए। इनफैक्ट वो कोई भी एक्टिविटी पे किसी भी कंडीशन में क्या कर सके, रिस्पांस दे सके। ये दोनों जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस है, ये कौन कंट्रोल करता है? ये किसके थ्रू होती है? नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू ही होती है। इनफैक्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बहुत ही जरूरी प्रोसेस है, क्योंकि इस प्रोसेस के बगैर हम लोग अपने सराउंडिंग में रिस्पांस नहीं कर पाएंगे, सराउंडिंग में हम लोग सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब हमें जानना है नर्वस सिस्टम ऑफ एनिमल्स। किसी भी एनिमल का नर्वस सिस्टम हम पहले समझेंगे, नर्वस सिस्टम ऑफ एनिमल, एंड देन हम समझेंगे नर्वस सिस्टम ऑफ प्लांट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम ऑफ एनिमल। हमें पढ़ना है नर्वस सिस्टम। किसका पढ़ना है नर्वस सिस्टम? तो एनिमल्स का, एनिमल्स का नर्वस सिस्टम पढ़ना है। तो देखिए, जैसे कि आपके साइड में आप लोगों को न्यूरॉन का डायग्राम बन के आ गया हो, तो न्यूरॉन का डायग्राम आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है और ये एग्जाम में अक्सर पूछ देता है, ठीक है। तो न्यूरॉन का डायग्राम आप लोग एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए। एक्चुअली मैंने न्यूरॉन का डायग्राम ड्रॉ किया था, पर ड्यू टू सम इशू ये डायग्राम ऑटोमेटिक डिलीट हो गया, सो मुझे इसकी पिक्चर लगानी पड़ रही है। तो आप लोग इस डायग्राम को नोट डाउन कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए अपनी कॉपी में। तो देखिए, नर्वस सिस्टम जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम होता है जो कि इसीलिए खास तौर पे बनाया जाता है ताकि कोई भी सिग्नल को क्या कर सके, सेंड कर सके। सिग्नल सेंड कहां से करता है? तो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू करता है, थ्रू स्पाइनल कॉर्ड, और किसके तक पहुंचाता है? टू ब्रेन, ब्रेन तक पहुंचा देता है। उसके बाद देखिए, अगर हमारी बॉडी में थोड़ी सी भी चोट भी लगती है तो हमें पता चल जाता है, हमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो आखिर वो पेन कैसे होता है? तो आखिर वो पेन होना स्टार्ट कैसे होता है, मतलब किसके थ्रू होता है? तो सबसे पहले हमारी जब बॉडी में कहीं पर भी कट होता है तो उसका जो मैसेज होता है वो किसके पास पहुंचता है? ब्रेन तक पहुंचता है। और जैसे ही वो ब्रेन तक पहुंचता है, ब्रेन तक कौन पहुंचाने में हेल्प करता है? तो स्पाइनल कॉर्ड हेल्प करता है। और जैसे ही वो ब्रेन तक पहुंचता है, ब्रेन उस पे एक्शन करता है, ठीक है। और ब्रेन जैसे ही एक्शन करेगा, हमें दर्द होना शुरू हो जाता है और हमें पता चल जाता है कि हमारी बॉडी इस समय वेल नहीं है, हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर हुई है। देखिए, अब आप सोच रहे हो कि आखिर स्पीड क्या होगी ब्रेन की? तो ब्रेन की जो स्पीड होती है किसी भी मैसेज को पहुंचाने की, इसके बारे में हम समझेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि भले ही क्लास 12 के एग्जाम में आप लोगों से ना पूछे, पर किसी भी कॉम्पिटिटिव नीट वगैरह के एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। तो इसे हम समझेंगे जब हम स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक ब्रेन। तो देखिए, नर्वस सिस्टम जो होता है वो किससे बना होता है? तो नर्वस सिस्टम बना हुआ होता है मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट, दैट इज CNS as well as PNS. CNS stand for
central nervous system, as well as CNS stand for peripheral nervous system. ठीक है, CNS क्या इंक्लूड करता है और PNS क्या इंक्लूड करता है? तो देखिए CNS में इन्वॉल्व होता है ब्रेन, CNS इंक्लूड करता है ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को। वहीं अगर हम बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो ये इंक्लूड करता है सेंसरी नर्व फाइबर को और मोटर नर्व फाइबर को। ओके, तो देखिए नर्वस सिस्टम बना हुआ है दो पार्ट से, दैट इज सीएनएस एंड पीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस इज नोन एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड पीएनएस इज नोन एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस involve brain as well as spinal cord, whereas PNS include sensory nerve fiber as well as motor nerve fiber. So we have to know about something about nervous system that include first neuron. What is neuron? हमें न्यूरॉन के बारे में जानना है, ठीक है? न्यूरॉन, ग्लिया, एक्सॉन, डेंड्राइट्स और साइनेप्स, इन सब के बारे में हमें समझना है। So first we have to know about neuron. What is neuron? न्यूरॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, ठीक है? न्यूरॉन क्या है? बेसिक यूनिट है किसी भी नर्वस सिस्टम की। तो न्यूरॉन बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं। कैसे सेल होते हैं? स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, यानी कि इन्हें बनाया गया होता है किसी एक स्पेशल पर्पस के लिए, और वो पर्पस क्या है? तो ये एक स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं, पता लगाते हैं किसका? स्टिमुलाई का, डिटेक्ट स्टिमुलाई एज वेल एज एंड चेंज इन एनवायरनमेंट। ठीक, ये जो होते हैं रिलीज करते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर, ये न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज करते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर क्या करता है कि ये ट्रांसमिट करता है, मतलब ट्रांसमिट करता है किसको? किसी भी इंफॉर्मेशन को। किस तक पहुंचाता है? इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक, ठीक है? तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो बेसिक यूनिट होते हैं नर्वस सिस्टम के। न्यूरॉन्स एक ऐसे सेल होते हैं जिन्हें खास तौर पे इसलिए बनाया गया होता है ताकि कोई भी स्टिमुलाई और कोई भी एनवायरनमेंट की चेंज को डिटेक्ट किया जा सके। एज वेल एज न्यूरॉन्स न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट करते हैं, और न्यूरोट्रांसमीटर्स की हेल्प से ही कोई भी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक ट्रांसमिट हो पाती है। अब सेकंड आता है ग्लिया। ग्लिया, सो व्हाट इज ग्लिया? इस सेल के ना फंक्शंस बहुत सारे होते हैं, मैनी फंक्शंस होते हैं। ग्लिया के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसमें इंक्लूड होता है इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है? डेवलपमेंट फंक्शन, डेवलपमेंटल फंक्शंस, एज वेल एज ये रिसाइकल करते हैं किसको रिसाइकल करते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर्स को ये रिसाइकल भी करते हैं, ठीक है? तो ये है ग्लिया के बारे में। देखिए ग्लिया के कुछ फंक्शंस होते हैं जैसे कि इम्यून रिस्पॉन्स करते हैं और डेवलपमेंट फंक्शन में भी हेल्प करते हैं। इनफैक्ट ये रिसाइकलिंग का भी काम करते हैं, रिसाइकलिंग इन द सेंस न्यूरोट्रांसमीटर की रिसाइकलिंग भी ये करते हैं। ओके, सो थर्ड वी हैव टू नो अबाउट एक्सॉन। व्हाट इज एक्सॉन? एंड देन डेंड्राइट एंड देन साइनेप्स। थर्ड वन इज एक्सॉन। ये जो होते हैं लॉन्ग स्ट्रक्चर होते हैं, जो कैसे होते हैं? केबल जैसे होते हैं, केबल लाइक, यानी कि तार जैसे लॉन्ग स्ट्रक्चर होते हैं जो कि क्या करते हैं? कैरी करते हैं मैसेज को। जो भी मैसेज सेल पहुंचाना चाहता है ब्रेन के पास, उनको ये कैरी करके रखते हैं। और ये कवर्ड होते हैं किससे? प्रोटेक्टिव माइलिन शीट से। प्रोटेक्टिव माइलिन शीट से कवर होते हैं, और ये प्रोटेक्टिव माइलिन शीट क्या करती है? ये स्पीड अप कर देती है किसका? ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस को। ये स्पीड अप कर देती है, यानी कि मैसेज जो है वो जल्दी से किस तक पहुंच जाएंगे? ब्रेन तक पहुंच जाएंगे। अब हमें जानना है फोर्थ है डेंड्राइट्स। व्हाट इज डेंड्राइट्स? ये स्मॉल
ब्रांच लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि कनेक्ट करता है न्यूरॉन को, न्यूरॉन ये कनेक्ट करता है न्यूरॉन को विथ अदर न्यूरॉन्स। एंड फिफ्थ वन इज साइनेप्स। सो व्हाट इज साइनेप्स? ये जंक्शन होता है, जंक्शन बिटवीन टू नर्व्स, जहां से कि मैसेजेस जो है, मैसेजेस वो क्या हो सके, ट्रांसफर हो सके। और कैसे होगा? डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन किसकी होगी? तो डिफ्यूजन की प्रोसेस होता है न्यूरो ट्रांसमीटर्स का। तो ये प्रोसेस समझ में आ गई। सबसे पहले मैं न्यूरॉन और ग्लिया के बारे में पढ़ लिया। अब मैं जानना था एक्सॉन क्या होता है। तो एक्सॉन जो होता है वो लॉन्ग केबल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कैरी करता है मैसेजेस को, और ये कवर्ड होता है प्रोटेक्टिव माइलिन शीट से। प्रोटेक्टिव माइलिन शीट जो होती है स्पीड अप करती है ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस को। डेंड्राइट्स जो होते हैं वो स्मॉल ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, प्रोटीन होते हैं जो कनेक्ट करते हैं न्यूरॉन को अदर न्यूरॉन से। वहीं साइनेप्स की अगर बात करें, साइनेप्स जो होते हैं वो दो नर्व्स को क्या करते हैं, आपस में कनेक्ट करते हैं, ऐसे जंक्शन होते हैं। ये मैसेजेस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए करते हैं। ट्रांसफॉर्म जो होता है डिफ्यूजन के थ्रू होता है। डिफ्यूजन किसका होता है? न्यूरोट्रांसमीटर्स का डिफ्यूजन होता है। सो अब हमें समझना है व्हाट हैपन इन रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में आगे होता क्या है, तो चलिए समझते हैं इसे। हमारा टॉपिक है व्हाट हैपन्स इन रिफ्लेक्स एक्शन। जब रिफ्लेक्स एक्शन होता है तो क्या होता है? तो देखिए, रिफ्लेक्स एक वर्ड है जो कि हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं तो जब हम एक दूसरे से किसी चीज के बारे में अचानक से कोई सडन एक्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट को सडन हुआ तो उससे अगर हम कोई भी रिस्पांस करेंगे तो क्या है? रिफ्लेक्स है, रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि आई जंप्ड आउट ऑफ द वे ऑफ द बस, रिफ्लेक्सिव, मैंने अचानक से क्या किया? बस के बाहर जंप किया। या फिर अगर मैं ये कहती हूँ कि आई पुल्ड माय हैंड बैक फ्रॉम द फ्लेम, रिफ्लेक्सिव, जहां पे कि आग जल रही थी वहां से मैंने अपना हाथ क्या किया? अचानक से हटा लिया। या फिर आई वाज सो हंग्री माय माउथ स्टार्टेड वाटरिंग, रिफ्लेक्सिव, मैं ये कहती हूँ कि मुझे क्या हुआ है? बहुत तेज भूख लगी है, और ऐसा मुझे अचानक से मतलब बहुत तेज भूख लगी है। तो ये चीज क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है। हमारा माउथ वाटर करने लगा। जब बहुत तेज भूख लगी तो हमारा माउथ क्या होने लगा? वाटरिंग करने लगा। तो ये क्या है? एक रिफ्लेक्स एक्शन है। तो इसका अचानक से हमारा मतलब क्या होता है? जब ये रिफ्लेक्स अचानक से होता है तो इसका हमारा मतलब क्या होता है? तो एक कॉमन आइडिया, जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं कि हम लोग कुछ कर रहे हैं, ठीक है, बिना सोचे बिना समझे हम लोग कुछ कर रहे हैं, या फिर हम लोग कुछ फील कर रहे हैं, तो हमारे रिएक्शंस पे कोई कंट्रोल नहीं होगा। अगर हम बिना सोचे समझे कुछ कर रहे हैं या फिर कुछ फील कर रहे हैं तो उसमें हमारे रिएक्शंस पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो ये सिचुएशन ऐसी होती है जब हम रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं कुछ एक्शन पे, ताकि हमारा इन्वायरमेंट क्या हो जाए? चेंज हो जाए। तो इसको हम कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए, अगर हमारे अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो हम कोई भी काम कर रहे होते बिना सोच समझे, तो हम उस पर कंट्रोल कर पाते नहीं कर पाते, उस पर हम कोई भी एक्शन नहीं ले पाते, हम कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर पाते। लेकिन हम रिस्पॉन्स कर लेते हैं, तो किसके थ्रू कर लेते हैं? तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही हम लोग रिस्पॉन्स कर पाते हैं। तो अगर हम लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं किसी भी सिचुएशन पे, तो हम लोग किसके थ्रू कर पा रहे हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही हम लोग कर पा रहे हैं। अदरवाइज हम क्या कर रहे होते हैं हमें खुद भी पता नहीं रहता, ठीक है। और हमें ये जानना जरूरी है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ब्रेन की कौन सी पार्ट है जिससे कि हमारी सभी एक्टिविटीज कंट्रोल और कोऑर्डिनेट हो पाती है। तो ये सब कुछ हम डिटेल में समझेंगे जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ब्रेन, ठीक है, ह्यूमन ब्रेन का जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो ये सब कुछ हम डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, रिफ्लेक्स एक्शन इज एन ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी रिस्पांस। कैसा होता है? ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी रिस्पांस होता है। ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी रिस्पांस होता है, यानी कि जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता है और अचानक से हम वो रिस्पांस कर देते हैं, ठीक है। और ये ऑटोमेटिक रिस्पांस होता कब है? जब कोई भी कंडीशन आती है। इनफैक्ट अगर कोई कंडीशन स्प्लिट सेकंड में भी आ जाए, यानी कि सेकंड को भी बहुत माइक्रो मिली सेकंड में भी आ जाएगा, ठीक है, कोई भी अगर कंडीशन, तो उसपे भी हमारा ब्रेन क्या कर पाता है? रिस्पांस कर पाता है। हम लोग उसपे तुरंत रिस्पांस करते हैं। अगर हमें कहीं से चोट लगती है तो हम उसपे तुरंत रिस्पांस करते हैं, तुरंत चीखते हैं कि हमें चोट लगी। हम कैसे रिस्पांस करते हैं? हमें पता होता है? नहीं पता। किसे होता है? हमारे ब्रेन को पता होता है, ठीक है। और हम लोग उसपे रिफ्लेक्स एक्शन देते हैं, ठीक है, कि हमें चोट लगी। हम लोग सेकंड्स भी नहीं लगता है कि हम उसपे रिस्पांस कर देते हैं कि हमें चोट लग गई। तो देखिए, ये जो पूरा कोऑर्डिनेशन है ना, ये कैसा कोऑर्डिनेशन है? कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन है। ये पूरा कोऑर्डिनेशन कैसा है? कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन है। किसके बीच का? बिटवीन आवर बॉडी एंड ब्रेन। देखिए, तो हम लोग जब हमें कुछ हो रहा है, हमें चोट लग रही है, तो हम जब उस पर रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो ये किसके बीच का रिलेशन है? हमारी बॉडी से लेकर के हमारे ब्रेन तक का रिलेशन है। जो कि मैसेज, ब्रेन जो होता है मैसेज बहुत ही तेजी से एब्जॉर्ब भी करता है, मैसेज बहुत ही तेजी से रिलीज भी करता है कि हमें आगे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इतना समझ में आया?
तो रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान होता क्या है, तो सबसे पहले स्टिमुलस, देखिए जो रिसेप्टर होता है, हम लोग का मान लीजिए स्किन है, स्किन में अगर थोड़ी सी चोट लगे तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि हमें चोट लगी है। इनफैक्ट अगर मान लीजिए टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर चेंज होता है, ये भी हमें किससे पता चल जाता है, हमारी स्किन से पता चल जाता है। हमारी स्किन हमें बता देती है कि टेम्परेचर क्या हुआ है, चेंज हुआ है, ठीक है। तो अगर हम पढ़ें कि व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन, तो सबसे पहले क्या होता है, स्टिमुलस, स्टिमुलस यानी कि हमें पता चल जाता है कि हमें ये पता चल जाता है कि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो गया, और ये हमें पता चलता है हमारी स्किन के थ्रू। फिर हम बात करते हैं न्यूरल सिग्नल। नेक्स्ट जो होता है, फर्स्ट है स्टिमुलस, सेकंड होता है न्यूरल सिग्नल। न्यूरल सिग्नल इन द सेंस, न्यूरल सिग्नल इन द सेंस कि जो सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं वो सेंड करती हैं मैसेज किसको, ब्रेन को, किसकी हेल्प से, स्पाइनल कॉर्ड की हेल्प से, ठीक है। ये भी रिफ्लेक्स एक्शन में होता है। मोटर न्यूरॉन क्या होती है, तो मोटर न्यूरॉन, थर्ड है मोटर न्यूरॉन। देखिए ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर आप इसे नोट कर लेंगे तो ऑटोमेटिक आप इसे रिवीजन करेंगे ना एग्जाम के टाइम पे तो आप लोगों को याद आ जाएगा मोटर न्यूरॉन, ठीक है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए होंगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं इसका नोट्स भी आप लोगों को पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। और आप लोग इसे शेयर करिए क्लास 9 से 12 तक के जो भी आपके कांटेक्ट में स्टूडेंट्स होंगे, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट रहेगा तभी वीडियो डालने में भी अच्छे लगेंगे, ठीक है। आप लोग भी सब्सक्राइब करिए अगर आप अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो रिले करते हैं किसी भी न्यूरॉन को, ताकि वो सेंड कर सके कोई भी सिग्नल, ठीक है, कि हमें अब ये एक्शन इस पॉइंट पे करना चाहिए। अब बात आता है इफेक्टर, फोर्थ है इफेक्टर। सो व्हाट इज इफेक्टर, The motor neuron send an electrical impulse to an effector which produce a response. Effector क्या करता है, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। जब मोटर न्यूरॉन्स को इलेक्ट्रिकल इंपल्स सेंड करती है तो जैसे कि जो मसल होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जब आप अपना हैंड क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ाते हैं, जब भी हम अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाते हैं हमारी मसल्स क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। अदरवाइज हम जैसे ही अपना हाथ फिर से सिकोड़ते हैं, फिर से अपने हाथ को बेंड करते हैं, तो हमारी जो भी मसल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, नॉर्मल स्टेज में आ जाती हैं। अदरवाइज जब हम इसे फैलाते हैं अपने हाथ को तो हमारे मसल्स क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, इफेक्टर की वजह से होता है, ठीक है। तो जो भी न्यूरल सिग्नल्स होते हैं जो भी ट्रिगर करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन को, वो कभी भी ये जरूरी नहीं कि वो हमेशा ब्रेन तक ही पहुंचे, क्योंकि इसके कुछ ऑटोमेटिक रिस्पांस भी हो जाते हैं। जैसे कि हम कुछ ऐसा सोचते हैं अचानक से, हम अचानक से उस पर एक्शन ले लेते हैं, जरूरी नहीं कि हम हमारे एक्शन को ब्रेन के थ्रू लेंगे। कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो कि हम ऑटोमेटिक स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज पहुंचा तो अगर हम उस पर एक्शन ले लिए होते हैं, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट और मेन टॉपिक स्टार्ट हुआ, दैट इज ह्यूमन ब्रेन। अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हुआ है, वो क्या है, ह्यूमन ब्रेन, जिसके बारे में हमें बहुत ही डिटेल स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हम ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ऑफ ह्यूमन ह्यूमन ब्रेन का ये क्या है, स्ट्रक्चर। इसकी हम मीनिंग कर लेते हैं। सो दिस वन इज सेरिब्रम, दिस वन इज क्रेनियम, क्रेनियम को हम लोग स्कल भी कहते हैं, खोपड़ी, यही है। यहाँ बीच में पाया जाता है आपका मिड ब्रेन, मिड ब्रेन ये सब का नाम सुने होंगे, तो ये बीच में पाया जाता है मिड ब्रेन। हम सबके बारे में डिटेल स्टडी भी करेंगे। यहाँ नीचे है स्पाइनल कॉर्ड, ये है cerebellum, this one is medulla, and this one is pons, and they all are collectively known as hindbrain. Hindbrain. This one is pituitary gland. Pituitary gland. Here is the presence of hypothalamus, and these all are known as
4 brain, 4 brain. Okay, so this is the structure of human brain. Okay, so अब हमें पढ़ना है ह्यूमन ब्रेन के बारे में. देखिए जो ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है, ये दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं, हमें तो ये पता है. और ये इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं बॉडी के सभी पार्ट से और उसे इंटीग्रेट भी करते हैं, यानी कि उस पर क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए इसे भी क्लैरिफाई कौन करता है, तो ब्रेन ही करता है. ब्रेन जो होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है. ब्रेन कैसा ऑर्गन होता है, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है. कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है जो कि कंट्रोल करता है मैनी एक्टिविटीज को. ठीक है, ये हमारी बॉडी की बहुत सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल भी करता है. कौन कंट्रोल करता है, तो हमारा ब्रेन. देखिए जो ब्रेन होता है वो किस चीज से बना होता है, तो ये आउटसाइड में ग्रे मैटर से बना होता है, ग्रे मैटर से, और इनसाइड में व्हाइट मैटर से. ओके, देखिए ब्रेन जो होता है ये कवर होता है, कवर्ड बाय बोनी शेल. बोनी शेल यानी कि इस पे हार्ड बोन की कवरिंग होती है ब्रेन के ऊपर. और ये जो होता है किसमें बाफेड होता है, यानी किसमें डूबा हुआ होता है, तो बाफेड इन फ्लूइड, एक फ्लूइड में ये डूबा हुआ रहता है. ठीक है, देखिए एक एवरेज एडल्ट ह्यूमन का जो ब्रेन होता है वो लगभग 3 पाउंड का वेट में होता है. 3 पाउंड वेट होता है. ठीक है, एक एडल्ट ह्यूमन का जो ब्रेन का एवरेज वेट होता है वो कितना होता है, 3 पाउंड होता है. ब्रेन क्या कंट्रोल करता है, जैसे कि हमने बताया कि बहुत सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, लेकिन एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. तो ये हमारे थॉट को कंट्रोल करता है, यानी कि हम क्या सोचते हैं वो डिटरमाइन करता है हमारा ब्रेन. एज वेल एज हमारी मेमोरी को भी डिटरमाइन करता है, मेमोरी को कंट्रोल करता है, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, और हमारे टच को, और विजन, ब्रीथिंग, टेम्परेचर, हंगर एंड मोटर स्किल्स, इन सबको कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है. देखिए ब्रेन फुली फॉर्म कब होता है, यानी कि अच्छे से हमारे अंदर डेवलप कब करता है, फुली फॉर्म होता है एट द एज ऑफ 25. जब 25 का इंसान हो जाता है एज में, तब हमारा ब्रेन जो होता है क्या होता है, फुली डेवलप करता है. अदरवाइज उससे पहले ये हमारा ब्रेन डेवलप नहीं होता है, मतलब डेवलप होता है लेकिन इन सेंस वेल डेवलप नहीं होता है. ओके, देखिए जो वेट हमने बताया 3 पाउंड होता है, इसमें से लगभग 65% जो वेट होता है वो किसका होता है, फैट का होता है. हमारा ब्रेन जो होता है, हमारे ब्रेन को हम फैटीएस्ट ऑर्गन भी कह सकते हैं हमारी बॉडी का, क्योंकि ब्रेन में फैट बहुत ज्यादा होता है. लगभग 65% अगर हमारे ब्रेन में बात करें तो क्या होता है, फैट का ही वजन होता है. बाकी 35% जो होता है वो उसके ऑर्गन्स का वजन होता है, वेट होता है. ठीक है, अगर हम बात करें कि ब्रेन का जो इन्फॉर्मेशन होता है, ब्रेन इन्फॉर्मेशन जो होती है वो कितने तेजी से ट्रैवल करती है, तो ये जो होती है 350 मील पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर सकती है. ठीक है, यानी कि हमारा ब्रेन जो है किसी भी इंफॉर्मेशन को किस स्पीड से पहुंचाता है, 350 मील पर आवर. ओके, अगर हम एक और बात करें, देखिए एक एवरेज पर्सन जो होता है, एवरेज पर्सन ये लगभग कुछ भी नहीं तो लगभग 12,000 टू 60,000 थॉट पर डे क्या करता है, थिंक करता है. पर डे हमारे माइंड में 12,000 से 60,000 तक बातें आती हैं. हम 12,000 से लेकर के 60,000 तक बातों को एक दिन में क्या करते हैं, सोचते हैं, जिसमें से इसमें से 95% जो होती हैं वो रिपीटेटिव होती हैं, यानी कि एक ही वो बात ऐसी होती है जिनको हम क्या करते हैं 95% सोचते हैं, और बाकी के 5% में और बातें हमारे माइंड में आती हैं. ठीक है, और यहाँ तक कि जो इतनी सारी बातें 12,000 से 60,000 आते हैं, इतने थॉट में से 80% थॉट जो होते हैं हमारे माइंड में डेली क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं. यानी कि हम निगेटिविटी, देखिए 80% बातें हम निगेटिव ही सोचते हैं, 20% बातें हम क्या करते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं. इससे ये फैक्ट पता चलता है कि हम निगेटिविटी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, हम निगेटिव बातें ज्यादा सोच लेते हैं, इनफैक्ट पॉजिटिव कम सोचते हैं. तो देखिए एक एवरेज पर्सन जो है वो 12,000 से 60,000 विचारों को एक दिन में सोचता है. इनफैक्ट 95,000 उसमें से क्या होते हैं, रिपीट. इनफैक्ट 95% उसमें से रिपीटिव होते हैं, यानी कि कोई एक ऐसी बात होती है जिसे हम बार बार सोचते हैं. ठीक है, और जो हम इतनी सारी बातें सोचते हैं 12,000 से 60,000 तक बातें जो हम सोचते हैं एक दिन में, उसमें से 80% बातें क्या होती हैं, निगेटिव होती हैं. मात्र 20% बातें ऐसी होती हैं जो कि पॉजिटिव होती हैं. ठीक है,
तो ये जो कुछ पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जैसे कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर दे रहे हैं, नीट का एग्जाम या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कि बायोलॉजी एज सिलेबस है, तो क्या होगा उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सभी के सभी, क्योंकि इसमें ज्यादातर न्यूमरल्स दिए गए हैं जो कि आपको माइंड में सेट कर लेने बहुत ही जरूरी है। ओके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब हमें स्टार्ट करना है हमारा ब्रेन का जो भी पार्ट्स होते हैं उनके फंक्शंस के बारे में स्टडी करना हमें स्टार्ट करना है। ओके, जिसके लिए जो हमने पिछले एग्जाम जो हमने पिछले पार्ट में डायग्राम बनाया था ब्रेन का, उसको आप लोग नोट किए ही होंगे, ड्रॉ किए होंगे, तो उससे आप लोग ओपन कर लीजिए अपनी कॉपी में, उससे आप लोग इजीली समझ पाएंगे और जो भी मैं समझाने जा रही हूँ आप लोग उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शन ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ठीक है। ब्रेन के जो पार्ट्स हैं, ब्रेन पार्ट्स के हमें क्या करने हैं, फंक्शंस पढ़ने हैं, ठीक है। सबसे पहला पार्ट हमें पढ़ना है सेरिब्रम। सेरिब्रम के फंक्शंस के बारे में हम स्टार्ट करते हैं समझना। ओके, देखिए सेरिब्रम जो होता है ना वो लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। सेरिब्रम कैसा पार्ट होता है ब्रेन का, लार्जेस्ट पार्ट होता है। ओके, सेरिब्रम हायर फंक्शंस के लिए रिस्पांसिबल होता है। किस फंक्शन के लिए रिस्पांसिबल होता है, तो सेरिब्रम जो होता है वो हायर फंक्शंस के लिए रिस्पांसिबल होता है। हायर फंक्शंस इन द सेंस रीजनिंग के लिए, यानी पजल टाइप जो आते होती है उनके लिए रिस्पांसिबल कौन होता है, सेरिब्रम होता है। इनफैक्ट लर्निंग के लिए भी कौन रिस्पांसिबल होता है, सेरिब्रम होता है। इमोशंस के लिए, स्पीच के लिए, इन सभी के लिए कौन रिस्पांसिबल होता है, तो सेरिब्रम ही रिस्पांसिबल होता है। ओके, अब सेकंड हमें पढ़ना है सेरिबेलम के बारे में। सेकंड हमें जानना है सेरिबेलम के बारे में। व्हाट इज सेरिबेलम, इनके फंक्शंस क्या हैं। सेरिबेलम कहाँ पाया जाता है, तो अंडर सेरिब्रम। सेरिब्रम के ठीक नीचे क्या पाया जाता है, सेरिबेलम पाया जाता है। इसका फंक्शन क्या होता है, तो ये मेंटेन करता है इसको, पोस्चर को एंड बैलेंस को, एज वेल एज ये कोऑर्डिनेट भी करता है किसे, मसल मूवमेंट को। ओके, देखिए सेरिबेलम जो होता है वो सेरिब्रम के ठीक नीचे पाया जाता है और ये मेंटेन करता है पोस्चर एंड बैलेंस को, यानी कि हमें कैसे खड़े रहना है, हमें कैसे बैठना है, हमें किसके सामने कैसा बिहेव करना है, ये सब कौन मेंटेन करता है, तो सेरिबेलम मेंटेन करता है। एज वेल एज ये हमारे मसल मूवमेंट को भी मेंटेन करता है कि हमारी मसल्स को कैसा मूवमेंट करना है, ये सब कौन मेंटेन करता है, सेरिबेलम मेंटेन करता है, ठीक है। हम मूव करते हैं, हम अपने हैंड से कुछ भी ऑब्जेक्ट को पिक करते हैं या फिर कुछ भी अगर हम वर्क कर रहे हैं जिसमें हमारी मूवमेंट हो रही है, तो उसे कौन मेंटेन करता है, सेरिबेलम मेंटेन करता है, ठीक है। हमारी जो भी पर्सनालिटी है, यानी कि हमें कैसे खड़े रहना है, कैसे बैठना है, ये सब कुछ अगर कोई मेंटेन करता है तो वो है सेरिबेलम। ओके, थर्ड हमें पढ़ना है ब्रेन स्टेम के बारे में। थर्ड है ब्रेन स्टेम के बारे में हमें समझना है। ये रिले सेंटर की तरह वर्क करता है। कौन सेंटर की तरह, रिले सेंटर की तरह वर्क करता है। इसके बीच में बिटवीन सेरिब्रम एंड सेरिबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये जो होता है रिले सेंटर की तरह वर्क करता है। किसके बीच में, सेरिब्रम, सेरिबेलम एज वेल एज स्पाइनल कॉर्ड के बीच में, ठीक है। ये क्या क्या कंट्रोल करता है, तो ये ऑटोमेटिक फंक्शंस कंट्रोल करता है, ऑटोमेटिक फंक्शन कंट्रोल करता है। ऐसे फंक्शन जो कि हमारी बॉडी में अचानक से हो जाते हैं उन्हें ये कंट्रोल करता है, जैसे कि ब्रीदिंग एक टाइप का ऑटोमेटिक फंक्शन है, ठीक है। हार्ट रेट, एज वेल एज बॉडी टेम्परेचर, डाइजेशन, स्नीजिंग, coughing, vomiting and swallowing। ओके, देखिए तो जो ब्रेन स्टेम होता है वो एक रिले सेंटर होता है, ठीक है। किसके बीच में, तो सेरिब्रम, सेरिबेलम एज वेल एज स्पाइनल कॉर्ड के बीच में। ये ऑटोमेटिक फंक्शंस कुछ कंट्रोल करता है, जैसे कि ब्रीदिंग, यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो ये कंट्रोल करता है ब्रेन स्टेम। हमारी हार्ट रेट को, यानी कि हमारी हार्ट बीट कैसे चल रही है, बॉडी टेम्परेचर, हमारा बॉडी टेम्परेचर भी इसी के थ्रू कंट्रोल होता है। डाइजेशन, ठीक है, स्नीजिंग, कफिंग, वॉमिटिंग, स्वेलिंग, ये सब क्या है, ऑटोमेटिक फंक्शंस हैं। तो ऑटोमेटिक फंक्शंस को कंट्रोल करता है कौन, ब्रेन स्टेम, ठीक है। तो थ्री पार्ट्स के बारे में हमने समझ लिया है। अब हमें पढ़ना है लोब्स के बारे में, ठीक है। लोब्स भी 4 टाइप के होते हैं।
जैसे कि फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब। तो इन सब के बारे में चलिए हम स्टार्ट करते हैं समझना। फोर्थ वन इज लोब्स। देखिए सेरिब्रम के सभी स्फीयर्स में, हेमिस्फीयर्स में कितने लोब्स होते हैं? 4 लोब्स होते हैं और सभी 4 लोब्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो लोब्स कितने होते हैं? 4 होते हैं। फर्स्ट है फ्रंटल लोब, सेकंड वन इज पैराइटल लोब, थर्ड वन इज टेम्पोरल लोब एंड फोर्थ वन इज occipital लोब। ओके, तो इन चारों के बारे में हमें समझना है। तो देखिए फ्रंटल लोब जो होता है ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ये फ्रंट ऑफ हेड पे लोकेट करता है। ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो पर्सनालिटी के लिए, पर्सनालिटी के लिए, ठीक है, एज वेल एज डिसीजन मेकिंग के लिए, यानी कि हमें कैसे डिसीजन लेने हैं ये भी यही कंट्रोल करता है। कौन? फ्रंटल लोब। मूवमेंट में एज वेल एज हायर थिंकिंग में, हायर थिंकिंग स्किल्स में। जैसे कि अगर हमारे लिए कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम के बारे में सोचना है तो कौन हेल्प करता है? फ्रंटल लोब हेल्प करता है, ठीक है। ये फ्रंटल लोब के बारे में कहानी। अब हमें पढ़ना है पैराइटल लोब के बारे में। पैराइटल लोब के क्या फंक्शंस होते हैं? ये कहाँ पे पाया जाता है? कहाँ पे लोकेट होता है? तो मिडिल ऑफ ब्रेन, ब्रेन के एकदम बीचों बीच पाया जाता है। ये हेल्प मतलब ये कंट्रोल करता है हमारे अटेंशन को, यानी कि किस चीज के बारे में हम कितना देर तक सोच विचार कर सकते हैं, ठीक है। और किस चीज को मेंटेन करता है? हमारी सेंस को, यानी कि हमारी समझ को, कि हमारी समझ कैसी है, एज वेल एज हमारी लैंग्वेज को भी यही कंट्रोल करता है। हमें कब क्या लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं मतलब किससे कंट्रोल होती है? पैराइटल लोब से ही कंट्रोल होती है। अगर हमें कोई एक स्पेशल रिलेशनशिप समझना है, स्पेशल रिलेशनशिप किसी चीज के बारे में अगर हमें स्पेशली समझना है तो वो भी कंट्रोल कौन करता है? पैराइटल लोब ही कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये था पैराइटल लोब के बारे में। अब हमें समझना है टेम्पोरल लोब के बारे में। ये टेम्पोरल लोब कहाँ पाया जाता है? तो साइड्स ऑफ ब्रेन, यानी कि ब्रेन की दोनों साइड्स पे कहाँ क्या पाया जाता है? टेम्पोरल लोब पाया जाता है, ठीक है। ये हियरिंग में हेल्प करता है, हम कुछ भी क्या सुन रहे हैं उसमें ये हेल्प करता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी भी हमें यही हेल्प करता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी अगर हमें बनानी कुछ देर के लिए जो हमें चीजें याद रहती हैं वो किसकी वजह से रहती है? टेम्पोरल लोब की वजह से रहती हैं। हमारी स्पीच को, या फिर जैसे कि कोई हम लोग म्यूजिक सुनते हैं और उसके रिदम पे हम भी म्यूजिक करने लगते हैं तो म्यूजिकल रिदम को भी कंट्रोल यही करता है, म्यूजिकल रिदम को, ठीक है। और कुछ स्मेल रिकॉग्निशन में, स्मेल रिकॉग्निशन में भी कौन हेल्प करता है? तो टेम्पोरल लोब ही हेल्प करता है। अब वही अगर बात करें ऑसिपिटल लोब की, तो ये कहाँ पाया जाता है? बैक ऑफ ब्रेन, ब्रेन के एकदम पीछे पाया जाता है। बैक ऑफ ब्रेन ये पाया जाता है, लोकेट करता है। ये हेल्प करता है विजन में एज वेल एज रिकॉग्निशन ऑफ शेप एंड कलर। ओके, तो ये था लोब्स के बारे में। सेरिब्रम का जो हेमिस्फीयर होता है उसके सभी हेमिस्फीयर्स में कितने लोब होते हैं? 4 लोब होते हैं। फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑसिपिटल लोब। फ्रंटल लोब जो होता है वो नाम से ही पता चल रहा है कि कहाँ पाया जाता है, तो लोकेट कहाँ करता है? तो फ्रंट ऑफ हेड। एज वेल एज इट मेंटेन आवर पर्सनालिटी, डिसीजन मेकिंग, मूवमेंट, हायर थिंकिंग स्किल्स, all these activities are controlled by frontal lobe. And second one is parietal lobe. Parietal lobe is located at the middle of the brain. It helps our attention, senses, languages, as well as spatial relationship recognition. And third one is temporal lobe. Temporal lobe is present both sides of brain. It helps in hearing, short-term memory recognition, speech, musical rhythm, as well as smell recognition. But smell recognition is in light term. Okay. Fourth one is occipital lobe. Occipital lobe is present at back of brain. It helps in vision, recognition of shape, and recognition of color. Okay. अब हमें पढ़ना है हाइपोथैलेमस के बारे में। लोब हमारा खत्म हो गया, फोर्थ टॉपिक जो था वो लोब खत्म हो गया। फिफ्थ पॉइंट हमें पढ़ना है हाइपोथैलेमस के बारे में। फिफ्थ है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है वो स्मॉल पार्ट होता है, स्मॉल पार्ट होता है, ठीक है, जो कि किस चीज में हेल्प करता है? बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन में, और हमारे मूड को कंट्रोल करने में, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने में, और हमारे टेस्ट को, स्मेल को, ये सब को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है।
एज वेल एज ये हमारी हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। ओके, तो देखिए हाइपोथैलेमस जो होता है वो एक स्मॉल पार्ट होता है ब्रेन का, जो कि हमारी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, हमारे मूड को कंट्रोल करता है, इमोशंस को कंट्रोल करता है, टेस्ट को कंट्रोल करता है, और हार्ट बीट जो होती है, ब्लड प्रेशर होता है, इन दोनों को भी कौन कंट्रोल करता है? तो हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। ठीक है, अब 6 है बोन्स के बारे में हमें स्टडी करना है। ओके ओके, तो 6 पॉइंट है बोन्स का कोई एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन नहीं है। नॉर्मली ये है कि बोन्स जो है मेन काम सिर्फ इतना ही करता है कि ये कंट्रोल करता है। कंट्रोल किसको करता है? अवर ब्रीदिंग। हम जो सांस लेते हैं वो कंट्रोल किसके द्वारा होता है? तो बोन्स के द्वारा होता है। और अगर सांस लेने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो यानी कि प्रॉब्लम डायरेक्ट किसमें है? बोन्स में भी हो सकती है। 7th है क्रेनियम, जिसे हम स्कल भी कहते हैं, और हिंदी में इसे ही हम क्या कहते हैं? खोपड़ी। 7th है क्रेनियम, जिसे हम क्या कहते हैं? स्कल। तो इसके बारे में चलिए समझ लेते हैं, इसके फंक्शंस को समझ लेते हैं। ये क्या करता है? हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, और इसका क्या फंक्शन होता है? ये हमारे फेशियल मसल यानी कि जो हमारे चेहरे की जो क्या है मसल्स हैं उनको क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो हमारे फेस पे अच्छे से क्या होती है? सिचुएटेड होती है। और ये एक बहुत ही मेन काम ये भी करता है कि फिक्स करता है, किसकी फिक्सिंग की? पोजीशन फिक्स करता है, किसकी? ऑफ आवर आईज एंड ईयर। अगर हमारी आईज और ईयर्स की पोजीशन क्या है? फिक्स है, तो किसकी वजह से है? क्रेनियम की वजह से ही है। एज वेल एज ये फेस को उसका फॉर्म भी प्रोवाइड करता है। फॉर्म कौन प्रोवाइड करता है फेस का? तो क्रेनियम भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो क्रेनियम का काम आप लोगों को समझ में आया। और एक और बात ध्यान रखिएगा फंक्शन के साथ साथ, क्रेनियम जो होता है वो टोटल कितनी बोन से मिलकर बना होता है? 22 बोन से मिलकर के बना होता है। 22 बोन्स में भी कितने टाइप की बोन्स होती हैं? तो बोन्स जो होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। क्रेनियल बोन, फेशियल बोन और ईयर बोन। ओके, तो देखिए क्रेनियम इन द सेंस स्कल। ठीक है, स्कल जो होता है टोटल 22 बोन से मिलकर के बना होता है, जो कि 22 बोन्स 3 टाइप की होती है। क्रेनियल बोन होती है, क्रेनियल बोन जो होती है वो हमारी ब्रेन को हैंडल करती है। ठीक है, ब्रेन में जो भी बोन होती है उन्हें क्रेनियल बोन कहेंगे। अगर हम बात करें फेशियल बोन की, तो फेशियल बोन इन द सेंस हमारे फेस की बोन, हमारे चेहरे की बोन। ठीक है, और ईयर बोन कौन सी आ जाएगी? जो भी हमारे ईयर्स की बोन है, हमारे कानों में जो भी बोन प्रेजेंट है वो कौन सी है? ईयर बोन है। ठीक है, और क्रेनियम का वर्क क्या होता है? फंक्शन क्या होता है? तो ये प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को। ये फेशियल मसल्स को सपोर्ट प्रोवाइड भी करता है। इनफैक्ट cranium also fix the position of our eyes as well as our ears and it gives face its form। ये फेस को उसका फॉर्म भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब हमें 8th पढ़ना है। 8th जो पार्ट है वो है मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन के बारे में हम समझ लेते हैं। अब हमें पढ़ना है मिड ब्रेन के बारे में। इसका फंक्शन क्या होता है? तो ये डिले करता है सेंसरी एंड मोटर इम्पल्सेस। सेंसरी और मोटर इम्पल्सेस को रिले करने का काम कौन करता है? तो मिड ब्रेन करता है। ये हमारी आई मूवमेंट्स को भी कंट्रोल करता है। आई मूवमेंट को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ये हमारे रिफ्लेक्सेस को भी यानी कि हम कब कैसे और एक्शन क्या लेना है उसको भी कंट्रोल करता है। हियरिंग को और हमारे विजन को, इन दोनों को ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। एज वेल एज हमारी अपर लिम्ब मूवमेंट को कौन फिक्स करता है? कौन एडजस्ट करता है? तो वो है मिड ब्रेन। वीकफुलनेस यानी कि ये पता लगना कि हमें कमजोरी हो रही है, और पेन रिलीफ और पेन रिस्पॉन्स, इन सबको कौन कंट्रोल करता है? कौन हमें पता लग देता है कि हमें पेन हो रहा है या कि हमें कमजोरी है? तो मिड ब्रेन ही पता लगाता है। ठीक है, एज वेल एज ये हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है? रेगुलेट भी करता है। ठीक है, तो ये है मिड ब्रेन के बारे में। तो देखिए मिड ब्रेन जो होता है वो सेंसरी और मोटर इम्पल्सेस को रिले करता है, आई मूवमेंट को कंट्रोल करता है, रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है, एज वेल एज प्रोसेसिंग विजन एंड हियरिंग, एडजस्टिंग अपर लिम्ब मूवमेंट्स, कंट्रोलिंग वीकफुलनेस एंड पेन रिस्पांस एंड रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, अब हमें 9th पॉइंट है। 9th पार्ट जो होता है ब्रेन का वो होता है मेडुला। तो मेडुला के बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। तो हमारा जो 9th पार्ट होता है दैट इज मेडुला। तो चलिए इसके बारे में हम समझते हैं। मेडुला का फंक्शन क्या होता है? तो ये कंट्रोल करता है कुछ फंक्शंस को, जैसे कि ब्रीदिंग को, हमारी
हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को, रिफ्लेक्सेस, posture, nerve tracts, nerve, taste, salutation, हियरिंग, ये सबको कंट्रोल कौन करता है? तो मेडुला कंट्रोल करता है। किसको किसको? ब्रीदिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रिफ्लेक्सेस, पोस्चर, नर्व ट्रैक्ट्स, नर्व, टेस्ट, सैलिटेशन, हियरिंग, ये सभी प्रोसेसेस को, ये सभी हमारी बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल अगर कोई करता है तो वो कौन करता है? मेडुला ही करता है। ठीक है, अब हमें 10th पार्ट पढ़ना है, दैट इज हिंड ब्रेन। 10th है हिंड ब्रेन। व्हाट इज हिंड ब्रेन? तो हिंड ब्रेन का फंक्शन क्या होता है? तो ये कंट्रोल करता है हमारी ब्रीदिंग रेट को, यानी कि हमारी ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। देखिए अब आप लोग ये चीज नोटिस कर रहे होंगे कि एक ही फंक्शन को बहुत सारे पार्ट कंट्रोल कर रहे हैं। तो हाँ, एक ही फंक्शन को कुछ पार्ट्स कंट्रोल करते हैं, ठीक है, वो मेन फंक्शंस होते हैं। तो देखिए आप लोग अगर तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट शो करेंगे, तभी हमें वीडियोस अपलोड करनी अच्छी लगेगी। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आपके फ्रेंड्स के पास अब तक आपने चैनल शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। और अगर आपके कांटेक्ट में कोई भी स्टूडेंट है क्लास 9 to 12 के, तो उन्हें अभी शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके बायोलॉजी पढ़ने में। ठीक है, और कोई भी अगर आप लोगों को डाउट रहा करे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया करिए, उसका आप लोगों को रिस्पांस जरूर मिलेगा। ठीक है, कोई भी डाउट, कैसा भी डाउट, आप लोगों को रिस्पांस जरूर मिलेगा। ओके, तो हिंड ब्रेन की हम बात कर रहे थे। हिंड ब्रेन कंट्रोल करता है ब्रीदिंग की प्रोसेस को, हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को, हमारी स्लीपिंग को, वेकफुलनेस को, बैलेंस, क्रेनोफेशियल मूवमेंट्स, कोऑर्डिनेशन, सेंसेशन, मसल रिस्पॉन्स, हियरिंग, बैलेंस, फेशियल मूवमेंट, swallowing, ब्लैडर कंट्रोल। ओके, तो ये सभी प्रोसेस को कौन कंट्रोल करता है? तो हिंड ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है, आप लोग इसे जैसे ही मैं नोट कर रही हूँ पॉइंट वाइज, वैसे ही आप लोग इसे नोट करते रहिए। ओके, तो हिंड ब्रेन जो है वो ब्रीदिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, स्लीपिंग, वेकफुलनेस, यानी कि कब हम सो रहे हैं, कब जाग रहे हैं, हमारा ब्लड प्रेशर, ब्लड रेट, सांस लेने की प्रोसेस, हमारी बॉडी का जो बैलेंस है, यानी कि हम कैसे अपना बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, कब अच्छे से अपना पोस्चर मेंटेन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, हमको कब बैठना है, कब खड़े होना है। ठीक है, हमारी सेंसेशन, हमें क्या सोचना समझना है, हमारी मसल्स कैसे रिस्पॉन्स करेंगी, हमें क्या सुनना है, कैसे बैलेंस करना है, फेशियल मूवमेंट हुआ, यानी कि हमें कैसे बोलना है, तो जब हम बोलेंगे तो हमारे फेस पे कैसे मूवमेंट्स होंगे, कैसे एक्सप्रेशंस आएंगे, स्वैलोइंग, यानी कि जो हम खाने निकलते हैं, ब्लैडर कंट्रोल, ये सब प्रोसेस को कंट्रोल कौन करता है? तो हिंड ब्रेन कंट्रोल करता है। ओके, अब हमें समझना है पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड भी हमारे ब्रेन में ही पाई जाती है, तो उसके बारे में हम समझ लेते हैं। 11th है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के क्या फंक्शन होते हैं? देखिए, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। कौन सी ग्लैंड? मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि इसका मेन फंक्शन ही होता है, क्या करती है ये? हार्मोन रिलीज करती है। क्या करती है? रिलीज हार्मोन। ये हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज करती है। ठीक है, इसका और ये किस चीज में कंट्रोल करती है? तो हमारे ग्रोथ को कंट्रोल करती है, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, स्ट्रेस रिस्पॉन्स, लैक्टेशन, वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस,
पेन रिलीफ, टेम्परेचर रेगुलेशन, ब्लड प्रेशर, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, as well as immune system। तो देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड का मास्टर ग्लैंड भी हम कहते हैं क्योंकि रिलीज करती है हार्मोन को एज वेल एज ये ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, स्ट्रेस रिस्पांस, लैक्टेशन, वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस, पेन रिलीफ, टेम्परेचर रेगुलेशन, बीपी, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, इम्यून सिस्टम सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड ही करती है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो एक स्मॉल कैविटी होती है, स्कल के अंदर पाई जाती है। एक छोटी सी कैविटी होती है जो कि स्कल के अंदर पाई जाती है। ठीक है, और ये मतलब लगभग हमारे ब्रेन के, हमारे हेड के कहाँ पाई जाती है? बीचों बीच में पाई जाती है। और पर हमारी आंख के पीछे, हमारी आईज के पीछे और हमारे हेड के बीच में कौन पाई जाती है? पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, तो इसकी साइज जो होती है वो लगभग पी शेप, यानी कि मटर के दाने के ही इतनी बड़ी इसकी साइज होती है। ओके, अब हमें पढ़ना है फोर ब्रेन के बारे में। फोर ब्रेन के बारे में इसके क्या फंक्शन होते हैं? तो ये सेंसरी प्रोसेसिंग में हेल्प करता है, सेंसरी प्रोसेसिंग और मोटर कंट्रोल, मोटर कंट्रोल, स्लीप एंड वेक स्टेजेस, इमोशनल रिस्पॉन्सेस, इंटेलिजेंस, मेमोरी, हार्मोन प्रोडक्शन। हम लोग फोर ब्रेन को एक और नाम से जानते हैं, ऑल्सो नोन एज प्रोसेंसेफेलॉन। ओके, तो फोर ब्रेन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं प्रोसेंसेफेलॉन। अदरवाइज इसके फंक्शंस ये होते हैं कि सेंसरी प्रोसेसिंग, मोटर कंट्रोल, स्लीप एंड वेक स्टेजेस, इमोशनल रिस्पॉन्सेस, इंटेलिजेंस, मेमोरी एज वेल एज हार्मोन प्रोडक्शन, ये सभी में ये हेल्प करते हैं। ये सभी इसके मेन फंक्शंस होते हैं। देखिए नर्व टिश्यू कैसे एक्शन कॉज करते हैं? तो नर्व टिश्यू कॉजेस एक्शन बाय ट्रांसमिशन impulses to muscles which then responds by contracting and relaxing। ठीक है, अब हमें समझना है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है हमें समझना है। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? तो देखिए प्लांट के पास भी एबिलिटी होती है कि डिफरेंट फंक्शंस अपने डिफरेंट पार्ट से कर सके, या तो स्मूथ मैनर में या फिर एफिशिएंट मैनर में। ठीक है, ये एसेंशियल होता है प्लांट्स के लिए कि वो कोऑर्डिनेट करें। देखिए प्लांट्स के लिए कोई भी एक्टिविटी हो, फोटोसिंथेसिस और रिस्पोंडिंग टू एनवायरमेंट स्टिमुलाई हो या फिर रिप्रोडक्शन, ये सभी एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट होती हैं जैसे कि एनिमल्स के लिए होती हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व्स का और हार्मोनल सिस्टम का यूज करते हैं। नर्व सिस्टम जो होते हैं प्लांट के, नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम होते हैं प्लांट के, वो क्या करते हैं? किसी भी इंफॉर्मेशन को वन पार्ट टू अनदर पार्ट में ट्रांसफर करने का काम करते हैं। ठीक है, और सेकंड आते हैं हार्मोनल सिस्टम। हार्मोनल सिस्टम जो होते हैं प्लांट के, कुछ ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो कि प्रोड्यूस करती हैं और हार्मोन रिलीज करती हैं प्लांट में भी। ठीक है, ये हार्मोन्स को हम लोग फाइटो हार्मोन कहते हैं। जो हार्मोन प्लांट में प्रोड्यूस होते हैं उन हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं? फाइटो हार्मोन कहते हैं। ठीक है, फाइटो हार्मोन जो होते हैं वो स्मॉल अमाउंट में डिफरेंट टिश्यू से सीक्रेट होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज में हेल्प करते हैं, चाहे वो फिजियोलॉजिकल चेंज हो या फिर कोई भी एक्टिविटी हो प्लांट की, वो सभी में हेल्प करते हैं। कुछ एग्जांपल्स जैसे कि प्लांट मूवमेंट के, तो जियोट्रॉफिज्म यानी कि प्लांट का मूवमेंट सॉइल की तरफ से, हाइड्रोट्रॉफिज्म तो वाटर की तरफ से, कीमोट्रॉफिज्म तो इस केमिकल स्टिमुलस की तरफ से, और थिग्मोट्रॉफिज्म की बात करें तो टच की तरफ से। ठीक है, तो सम एग्जांपल्स ऑफ प्लांट मूवमेंट्स इंक्लूड जियोट्रॉफिज्म, मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट टुवर्ड्स द सॉइल, हाइड्रोट्रॉफिज्म, मूवमेंट ऑफ अ प्लांट towards water, chemotrophism, movement in response to a chemical stimulus, as well as stigmotrophism, तो डायरेक्शनल मूवमेंट इन रिस्पांस टू टच। अब हमें समझना है कुछ हार्मोन्स हैं हमारी बॉडी में जो कि रिलीज होते हैं, तो हार्मोन्स के बारे में हम समझ लेते हैं, एंड देन हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। ठीक है, हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कुछ हार्मोन्स के बारे में स्टडी करना है। सबसे पहले हमें जानना है एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन के बारे में, तो एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है, आप स्ट्रेस में होते हैं, जब स्ट्रेस होते हैं यानी कि टेंशन में होते हैं, या फिर आप स्केयर्ड होते हैं यानी कि डरे हुए होते हैं, तो एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है वो सीक्रेट होता है। क्यों सीक्रेट होता है? तो हमारी बॉडी को फाइट और फ्लाइट रिस्पांस प्रोवाइड करने के लिए ये सीक्रेट हो जाता है। ठीक है, ताकि हमें
हम लड़ सके, हम उसका। तो अगर हम बात करें सेकंड ग्रोथ हार्मोन की, तो ग्रोथ हार्मोन को हम लोग ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। ये रेगुलेट करता है हमारी बॉडी की ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को, ह्यूमंस में भी और एनिमल्स में भी, ठीक है। और ये जो होता है प्रोड्यूस होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू, जो कि ब्रेन में प्रोड्यूस होता है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रोथ में, मेटाबॉलिज्म में, सेल के रिप्रोडक्शन में, रीजनरेशन में। देखिए सेल के रीजनरेशन में भी ये हेल्प करता है, सेल के डिविजन्स में भी हेल्प करता है, सेल ग्रोथ में हेल्प करता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। क्योंकि इसके नाम से ही हमें समझ में आ रहा है इट इज ग्रोथ हार्मोन, देन इट हेल्प्स इन ग्रोथ। ओके, सो थर्ड वन इज थायराइड ग्लैंड। इट इज अ डक्टलेस ग्लैंड। ये कैसी ग्लैंड होती है? डक्टलेस ग्लैंड होती है। लेकिन कौन सी? तो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। ये हमारे नेक के फ्रंट पोर्शन पे प्रेजेंट रहती है। ये जो है इसकी शेप रफली बटरफ्लाई शेप टाइप की होती है, और ये सभी इंडोक्राइन ग्लैंड्स में से एक सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। और ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को, ग्रोथ को और डेवलपमेंट को रेगुलेट करने का काम करती है। ओके, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन स्टिमुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट इन द सेल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी। थायरोक्सिन जो होता है वो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को, कार्बोहाइड्रेट के, फैट के, प्रोटीन के क्या करता है? स्टिमुलेट कर देता है, जिससे कि सेल्स जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। सो नाउ वी हैव टू नो अबाउट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो मेल हार्मोन होता है, जो कि मेल की बॉडी में प्रेजेंट रहता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्पर्म, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है उसको टेस्टिस सिक्रीट करता है स्पर्म के सिंथेसिस के लिए। ओके, सिक्स्थ वन इज ऑस्ट्रोजन हार्मोन। ऑस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो फीमेल हार्मोन होता है, जो कि फीमेल बॉडी में सिक्रीट होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ओवा और एग। ओके, अगर हम बात करें इंसुलिन की, तो इंसुलिन इज अ हार्मोन दैट लोअर्स द लेवल ऑफ ग्लूकोज, ए टाइप ऑफ शुगर। देखिए एक टाइप ऑफ शुगर पाया जाता है ग्लूकोज हमारे ब्लड में, तो इंसुलिन वो हार्मोन होता है जो कि लोअर करता है, मतलब उसके लेवल को, ग्लूकोज के लेवल को हमारे ब्लड में कम करता है, ठीक है। और इट इज मेड बाय द बीटा सेल। ये किससे बना होता है? तो बीटा सेल, पैंक्रियाज के बीटा सेल से बना होता है और रिलीज होता है ब्लड में, ठीक है। जब ग्लूकोज का लेवल हाई होने लगता है, जब हम कुछ भी खाना खाते हैं और ग्लूकोज का लेवल हाई होता है, तो इंसुलिन तुरंत हमारे ब्लड में रिलीज होता है और ये ब्लड के लेवल को और ये शुगर के लेवल को मेंटेन कर देता है। देखिए इंसुलिन जो होता है वो हेल्प करता है ग्लूकोज को, ताकि वो हमारी बॉडी सेल में एंटर कर सके, और जब वो हमारी बॉडी सेल में एंटर करता है ग्लूकोज, तो वो हमें एनर्जी के फॉर्म में यूज होता है, जो कि एनर्जी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी रहती है वो स्टोर भी हो जाती है फ्यूचर के लिए, ठीक है। ओके, तो ये हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है।